बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनरावृत्ति कराई जा रही है। बहुत सोच विचार के बाद मैंने आज ये सोचा कि मैं गद्य पाठों से जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, बड़े प्रश्न जिनको कहना चाहिए, उनमें की चर्चा मैं अब आपसे कुछ कर दूं, कुछ लिखवा दूं, कुछ बता दूं, उसको लिखने का तौर तरीका आपको आ जाए। तो एक एक दो दो प्रश्न मैं समझाऊंगी हर पाठ से, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको अब प्रश्नों को लिखने के लिए उन्हें समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने आज सोचकर ये कि आपको गद्य पाठों से, पद्य पाठों का मैंने ये निबंधात्मक प्रश्न पर वीडियो अपलोड कर दिया है, संभवतः आपने देखा होगा। आज मैं गद्य पाठों को शुरू करती हूँ। तो इनके पांचों पाठों में से कुछ कुछ प्रश्न आपको कराती चलूँगी। तो निबंधात्मक प्रश्नों की बारी है। पहला प्रश्न मैं जो लिखवाने चल रही हूँ, ये सन में आए हुए प्रश्न है, 2017-18 में है। बड़े भाई साहब पाठ में समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया गया है, क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? तो मैं प्रश्न पहले बोर्ड पर लिख देती हूँ, आप उसे उतार लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसका उत्तर भी समझाऊंगी और लिखूंगी भी। तो आप तैयार हो जाइए। मैं प्रारंभ करती हूँ। प्रश्न मैं पहले बीच में लिख रही हूँ, फिर उसके बाद मैं उतारूंगी। तो प्रश्न है, बड़े भाई साहब पाठ में, प्रश्न उतारिए, मैं लिख के मिटा दूंगी फिर इसको। बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब पाठ, बड़े भाई साहब पाठ में समूची शिक्षा, समूची शिक्षा के किन, समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर, किन तौर तरीकों पर व्यंग किया गया है, क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? प्रश्न है अंत में, क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? ये आपका प्रश्न है। तो मैं इसको शुरू करती हूँ लिखना, और मैं इसको रब करूंगी क्योंकि इतनी जगह इस पे नहीं हो पाएगी। आप प्रश्न उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2017 और 18 में आया हुआ प्रश्न है। मैं 2017-18 के जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा दे रही हूँ, उसके बाद मैं 19 का भी देखूंगी। तो अभी आप मुझे सामने मिला तो मैंने इसी को लिखवा दिया। प्रश्न की स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं इसे शुरू करती हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं मिटा रही हूँ। अब मैं इसका उत्तर लिखूंगी और साथ ही साथ आपको थोड़ा समझा भी देती हूँ। प्रश्न है कि प्रस्तुत समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया गया है, क्या आप इनके विचार से सहमत हैं? तो इस पाठ में सारी बातें जो हैं शिक्षा प्रणाली पर ही आधारित है। समूची शिक्षा प्रणाली पर उन्होंने व्यंग किया है कि आज के दौर में उन्होंने शिक्षा प्रणाली पर उंगली उठाई है कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत कठिन है, बोलना ना आए तो आपकी कद्र नहीं, अत्यधिक बल दिया है। इतिहास के बारे में बताया है कि इतने सैकड़ों हेनरी हुए वगैरह कह के। तो ये सारी कहानी ही जो उन्होंने अलजबरा की चर्चा की है, जो उन्होंने हिंदी में निबंध की चर्चा की है, वो सारी बातें इसमें लिखी जाएंगी। तो मैं उसे एक क्रमवार से
लिखकर आपको समझाती हूँ। आप उत्तर लिखिए। उत्तर 1 डाल दीजिए, मैंने प्रश्न पे नहीं डाला था फिर भी आप डाल दीजिए। प्रस्तुत पाठ में समूची शिक्षा प्रणाली के निम्नलिखित तौर तरीकों पर व्यंग किया गया है। अब वो व्यंग समझाएंगे आप। व्यंग किया गया है, आप उसमें सारी चीजें समझाते जाएंगे कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना या बोलना, अंग्रेजी पढ़ना लिखना या बोलना आए या ना आए, बोलना आए या ना आए, परंतु उस पर अत्यधिक बल दिया जाता है। तो इस तरीके से अपनी बात को स्पष्ट किया है। फिर उन्होंने इतिहास को लेकर जो जानकारी दी वो लिखेंगे कि अपने देश के इतिहास के अतिरिक्त अपने देश के इतिहास के अतिरिक्त अपने देश के इतिहास के अतिरिक्त दूसरे देशों के इतिहास, दूसरे देशों के इतिहास, दूसरे देशों के इतिहास की जानकारी बड़े भाई साहब को व्यर्थ लगती है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है इसका, अपने रटंत शिक्षा प्रणाली पर बल दिया जाता है। रटंत शिक्षा प्रणाली पर भी उन्होंने व्यंग किया है कि रटंत शिक्षा प्रणाली बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रणाली पर बल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि रटंत शिक्षा प्रणाली पर बल दिया जाता है। रटंत शिक्षा प्रणाली पर बल दिया जाता है। बच्चा समझे या न समझे, लेकिन उसे विषय को रटना ही पड़ता है। बच्चा समझे या न समझे, उसे विषय को रटना ही पड़ता है। इससे उसे विषय में रुचि नहीं आती।
तो ये बातें भी बड़े भाई साहब ने कहा है कि रटन प्रणाली बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। फिर अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे विषय पर भी उन्होंने अभ्यास करने पर भी गलत हो जाते हैं। उन्होंने अलजेब्रा और ज्योमेट्री पर भी बहुत व्यंग किया है। ज्योमेट्री पर व्यंग करते हुए कहा है कि आभासा या सबा में क्या फर्क पड़ जाएगा। कहने का मतलब उन्होंने ये कहा है कि पेचीदा बना दिया गया है, जिसके कारण साधारण लोगों की ये विषय नहीं हो जाता, साधारण लोगों को वो समझ में नहीं आता, कठिन होता है। फिर उन्होंने एक बात और कही थी कि छोटे विषयों पर लंबे लंबे निबंध लिखवाना बच्चों की रुचि के विरुद्ध हो जाता है। छोटे विषयों पर लंबे निबंध लिखवाना विषय की रुचि को समाप्त करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं उन्होंने बताया कि शिक्षा प्रणाली का ये व्यंग है। उन्होंने इसी आखिरी वाला जो मैंने पॉइंट लिखा है उस पर उन्होंने कहा था कि दिया जाता है निबंध समय का सदुपयोग, और ऐसे विषय को वे इतने लंबे लंबे चौड़े शब्दों में लिखवाते हैं। साथ में दिया जाता है कि आप संक्षेप में लिखें जो 5 पन्नों से कम ना हो। तो ये शिक्षा प्रणाली का व्यंग है कि जो उन्होंने पाठ में बताया है। इन सब चीज़ों को क्रमवार तरीके से लिखकर अगर आप समझाएंगे तो आपको इसमें पूरे अंक मिलते हैं, लेकिन आपको उसके उदाहरणों को बिल्कुल संक्षेप में करके ही स्पष्ट करना होगा, अन्यथा आपको सारे उदाहरण आप उसमें नहीं समेट पाते हैं। तो लिखते समय ये ध्यान में रखिए कि पाठ में आई हुई चीज़ों को भली प्रकार आप समझ के लिखिए, उसको जितनी आवश्यकता है उतना लिखिए। व्यर्थ विस्तार देंगे तो आपके अंक व्यर्थ में कटेंगे, जहां आवश्यक हो वही विस्तार दें। तो मैं इसको रब करती हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरा प्रश्न समझाऊंगी। मैंने बहुत विस्तार इसलिए नहीं दिया कि आप समझ के उसको और विस्तार दे के अगर ज़रूरत पड़े अधिक अंकों में आए तो लिख सकते हैं। आज की जो परीक्षा चल रही है इस वर्ष की, उसमें 5 अंक के प्रश्न नहीं रखे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को किसी को 3 अंक में, किसी को 2 अंक में, किसी को 4 अंक में कर दिया गया है। तो इसलिए मैंने बहुत विस्तार नहीं दिया, लेकिन मैंने आपके सारे पॉइंट को समेटने की कोशिश की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रब करूंगी। मैं हट जाती हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूँ और मैं अब दूसरा प्रश्न लिखूंगी जिसमें आपको मैं अब दूसरे प्रश्न को समझाऊंगी। अब प्रश्नों के उत्तर लिखना और उसका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि पाठों की पुनरावृत्ति हो चुकी है, आपने उसे अच्छी तरह समझा है। अब आप उसको लिखकर अगर अभ्यास करेंगे तो आपको ये निश्चित है कि अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो मैं दूसरे प्रश्न पर आती हूँ कि आप दूसरा प्रश्न लिखिए कि बड़ा भाई छोटे भाई पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कौन कौन सी युक्तियां अपनाता था। ये भी 2017 और 18 का प्रश्न है। तो बड़ा भाई प्रश्न, मैं पहले प्रश्न लिखूंगी फिर मैं इसको रब करूंगी। प्रश्न है बड़ा भाई छोटे भाई पर
छोटे भाई पर, बड़ा भाई छोटे भाई पर अपना दबदबा, दबदबा मतलब होता रोब, मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट में, दबदबा का मतलब जान लीजिए रोब बनाए रखने के लिए, बनाए रखने, बनाए रखने, बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कौन कौन सी युक्तियां, कौन 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 सी युक्तियां, कौन कौन सी युक्तियां, युक्तियां मतलब उपाय, युक्तियां, युक्तियां, युक्तियां अपनाता था, अपनाता था। तो ये 2017-18 में आया है, 2017-18 का प्रश्न है ये भी। तो मैं इसको आपको लिखवाऊंगी समझा करके, फिर आप इसको पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन को उतार लीजिए, तब तक मैं समझा देती हूँ कि बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को बड़े होने के नाते उसको ये समझाता रहता था, अपना रूप बनाता था, बार बार विषय के प्रति उसको डर समाता था कि किसी भी तरीके से उसके मन में डर आए, वो पढ़ाई में अपना मन लगाए। तो ये सारे वो रूप बनाए रखने के लिए हमेशा छोटा भाई खेल कूद और स्वच्छंद उसको दिखाई पड़ता था, तो नियंत्रण रखने के लिए डराता था, लंबे लंबे भाषण देता था और साथ ही साथ कहता था जैसे जैसे आगे की कक्षा में आओगे पढ़ाई कठिन हो जाएगी। इसके बाद वो ये भी कहता है कि अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो बाप दादा की कमाई को मत उड़ाओ, वापस चले जाओ गांव। फिर ये सारी बातें उसने व्यंग्य के रूप में कही है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको समझाऊंगी। आपने प्रश्न उतार लिया होगा तो मैं इसको रब करती हूँ, क्योंकि जगह की कमी के कारण मैं प्रश्न और उत्तर को साथ साथ नहीं लिख पा रही हूँ, तो मैं उसको रब करके लिख रही हूँ। आप ध्यान दीजिए। तो आप प्रश्नों के उत्तर पे आ जाइए और लिखना शुरू करिए कि बड़ा भाई छोटे भाई पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, बड़ा भाई छोटे भाई पर अपना, छोटे भाई पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय करता था। निम्नलिखित उपाय करता था, तो पहला उपाय मैं पॉइंट करके, पॉइंट है क्योंकि सीबीएसई कहते हैं कि प्रश्नों के उत्तर अगर आप पॉइंट में दें, टू दी पॉइंट, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसीलिए मैं आपको कुछ प्रश्नों को पॉइंट में भी लिख के सिखा दे रही हूँ कि ताकि आपको पॉइंट में भी लिखना हो तो सही माना जाएगा, गलत नहीं है। तो वह हमेशा छोटे भाई के खेल कूद और उसकी स्वच्छंदता पर नियंत्रण रखता था। आप लिखिए, वह हमेशा छोटे भाई की स्वच्छंदता और खेल कूद पर नियंत्रण रखता था
दूसरा पॉइंट है कि वह भाई द्वारा न पढ़ने और खेलने में मन लगाने पर लंबे लंबे भाषण देता था। वह छोटे भाई को मन लगाकर न पढ़ने पर लंबे लंबे भाषण देता था। उसे भयभीत करने का हर संभव प्रयास करता था। उसे भयभीत करने का हर संभव प्रयास करता था। लेखक द्वारा मनमानी करने पर उसे घमंड न करने की सीख देता था। और साथ आप चाहें तो विस्तार में दे सकते हैं कि घमंड तो रावण का नहीं चला तो तुम कौन सी बड़ी चीज हो। इस तरह से आप इसको कहानी को जोड़ सकते हैं उनके संवाद के रूप में, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्नों के उत्तर में क्या क्या समेटना है। प्रायः इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं इसको समझाने के लिए बीच में आपको बताती चल रही हूँ, आप उसको चाहिए तो जोड़ दीजिए। फिर उसके बाद अगले पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि वह आचरण की महिमा को महत्वपूर्ण बताकर लेखक को अपमानित भी करता है। फिर उसके बाद वह इतिहास, अलजेब्रा, निबंध लेखन की शिक्षा को व्यर्थ बताता है। वह पूरी शिक्षा प्रणाली को व्यर्थ बताता है और स्वयं के अनुभव और बड़े होने के महत्व को भी समझाता है। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं और भी चाहे तो एक दो उदाहरण जोड़ सकते हैं, लेकिन अंकों के हिसाब से आप प्रश्नों के उत्तर लिखें तो बेहतर होगा। मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं आपको तीसरा प्रश्न लिखवाऊंगी।
जो वो भी 2017-18 का, आज मैंने 2017-18 के प्रश्नों को ही उठाया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हटती हूँ। तो आपने ले लिया होगा, तो मैं इसे मिटाती हूँ, फिर मैं प्रश्न लिखती हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले बड़े भाई साहब का चरित्र चित्रण बहुत आता है, बड़े भाई साहब का चरित्र चित्रण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप उसको कहानी की तरह न लिखें। जब भी चरित्र चित्रण की बात आए तो आप उसमें पॉइंट जरूर दीजिए, अन्यथा होता क्या है कि आपको जो प्रश्न का उत्तर है कैरेक्टर वाला, चरित्र चित्रण वाला, वो बहुत अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए कि आप प्रश्नों के उत्तर लिखते समय इन चीजों को थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, तो आपको आसानी से हो। तो मैं आज बड़े भाई साहब का चरित्र चित्रण के पॉइंट दे रही हूँ, फिर आप उसका विस्तार कर लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट रहेगा तो आप उसके प्रश्नों का विस्तार कर सकते हैं। तो मैं सीधे सीधे लिख देती हूँ, बड़े भाई साहब के चरित्र की विशेषताएं। तो मैं संक्षेप में आपको ये चीजें बता रही हूँ, क्योंकि ये पुनरावृत्ति सेशन है, इसमें मुख्य बातों को ही बताना जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट मैं बना देती हूँ कि अध्ययनशील और गंभीर प्रवृत्ति के थे। बड़े भाई साहब बहुत अध्ययनशील थे, निरंतर पढ़ते थे। भले उन्हें ये कहा जा सकता है कि परिणाम नहीं मिला, लेकिन अध्ययनशील व गंभीर प्रवृत्ति के। तो आप इसको विस्तार से अपने पाठ से जोड़ के समझाइए। फिर दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट इसमें बता के लिख सकते हैं कि घोर परिश्रमी थे, घोर परिश्रमी थे। तो ये भी आप कहानी से ही जोड़ेंगे, तभी वो बात स्पष्ट होगी, अन्यथा बात स्पष्ट नहीं होगी। और वाक्पटुता तो बहुत ज्यादा उनके अंदर दिखाई पड़ती है। विभिन्न स्थानों पर उन्होंने जहाँ पर भी छोटे भाई को व्यंग किया है, जो छोटे भाई को कहानी में समझाया है, घमंड न करने की सलाह दी है, बड़े होने के महत्व को बताया है, ये सारी चीजें बताई हैं। तो इनमें भी उनकी वाक्पटुता झलकती है। कैसे उन्होंने शिक्षा प्रणाली पर व्यंग किया है, कैसे ये बताया है कि अलजेब्रा के अब सब में क्या फर्क हो सकता है, कैसे ये तमाम इतिहास को छोड़ के, भारत के इतिहास को छोड़ के हम विदेशी इतिहासों को पढ़ें, इसकी हमें जीवन में कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती वगैरह। तो उनकी वाक्पटुता और भी झलकती है जब वो अपने हेडमास्टर साहब का उदाहरण देते हैं, रावण का उदाहरण देते हैं। तो ये सब वाक्पटुता का ही उत्तर है, तो आप उसको जोड़िए। उसके साथ साथ एक पॉइंट और बढ़ाइए इसमें कि संयमी और कर्तव्य परायण थे। तो बहुत संयम से वो काम लेते थे, संयमी एवं कर्तव्य परायण। तो आप इसको भी बताइए कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह वो कैसे करते थे। वो इतना कुछ होते हुए भी छोटा भाई बराबर निरंतर पास होकर उनके समकक्ष होता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। वो ये कहते हैं मैं बड़ा हूँ, इसे कोई नहीं रोक सकता, तो इसे तुम हर हालत में मान के चलो कि मैं बड़ा हूँ और मुझे अधिकार है तुम्हें कहने का। तुम घमंड किसी का नहीं चला, तुम्हारा भी नहीं चलेगा। शिक्षा को जो तुम बहुत हल्के में ले रहे हो, ये उचित नहीं है। फिर उसके बाद ये सब उपदेश देने की कला में तो बहुत निपुण थे ही। तो एक चीज और जोड़िए कि उपदेश और भाषण, उपदेश देने की कला में निपुण। अब आप बताएंगे जहां जहां उन्होंने उदाहरण दे देकर छोटे भाई को समझाने की इतनी कोशिश की कि छोटे भाई को लगता था कि वो पढ़ाई छोड़कर कहीं भाग जाए। उसे ये नहीं लगता है कि वो पढ़ाई को पढ़े, उसको फिर भी वो फिर नया मन बनाकर, नया टाइम टेबल बना करके भाई की बातों को मानकर, कभी कभी उसे परिणाम निकलने पे ये लगता कि भाई जो कहते हैं शायद उसी का परिणाम है कि वो अच्छे से पास होता आ रहा। ये सारी चीज़ें जब बताई जाती हैं
तो उनकी उपदेश कला जो है वो बिल्कुल झलकती है। तो ये भी हो सकता है। इसके बाद और बड़ों का आदर करने का जो उन्होंने दिखाया है, बड़ों का आदर, तो मैंने आपको ये बड़े भाई साहब की विशेषताओं को पॉइंट आउट करके समझाने की कोशिश की है कि आप इसको समझ लीजिए, फिर आप इसको कहानी के उन हिस्सों से जोड़ते जाइए, दो दो लाइन छोटे छोटे उदाहरणों से, फिर आपका ये उत्तर अच्छा खासा तैयार हो जाएगा और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो चरित्र चित्रण जब भी आए तो आप उसको इसी तरह उसके पॉइंट बनाइए, फिर उसको विस्तार से समझाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न के उत्तर समझ में आ गए होंगे, अच्छे से आपको अच्छे से लिखना आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।